हमारे पास सिर्फ साल बदलता है और कुछ नहीं बदलता। नया वया कुछ नहीं होता हमारे पास, बस नंबर बदल जाता है कैलेंडर में। पिछले साल हमने जंग जीती इंडिया से, वाह वाह, सभी के पास एक ही चीज़ है ये बताने के लिए। लेकिन एक और साल गुजर गया और 2020 से गायब 8 साल की बच्ची वापस ना ला सके, प्रिया कुमारी। इसकी क्या बात करें सर, बंदा 2025 हमारे मुल्क में हिस्सा है, ये वो मुल्क फंसा हुआ है। और फंसा हुआ सिर्फ इसलिए है क्योंकि सियासत को स्पेस नहीं दी जा रही, और अगर सियासत को स्पेस नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोई फ़र्क पड़ भी नहीं रहा। क्या नहीं किया है पूरे साल में सर? सज़ाएं दे दी, क्रश करके रख दिया, उखाड़ पछाड़ कर दी, मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं दे दी, फॉर्मर DGI को सज़ाएं दे दी। क्या बदला है? जुडिशरी को तो आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था ना, उससे क्या हल हो गया है? कुछ भी नहीं। कितने फेलियर महसूस करते होंगे वो लोग जो इस वक्त पावर में हैं, जिन्होंने समझा कि ये कर देंगे वो। जस्ट लुक बैक एंड सी व्हाट हैज चेंज्ड, नथिंग। लिटरली सब कुछ फेल हुआ है, SIFC से लेकर अमेंडमेंट्स तक सब कुछ। ये तो ट्रंप भाईजान की इंडिया से मसला था, वरना अगर इंडिया से मसला ना होता तो ये जो नाम हुआ हमारा, थोड़ा बहुत ये नाम भी ना होता। और इंटरेस्टिंगली कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है सर, सिर्फ मजबूरी को इस्तेमाल किया हुआ है सबने। तारीफ़ें होती रहीं लेकिन मिला क्या है? फॉरेन पॉलिसी की इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई, वो सुन रहा था मैं किसी को कि वो कह रहे थे कि वो 1998 के बाद, वो बॉम्ब धमाके के बाद बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने इंडिया को शिकस्त दी। थी, वाकई थी। हासिल क्या हुआ है? ये जो जयशंकर साहब ने आज आकर हाथ मिलाया हमारे अयाज सादिक साहब से, हम इसको अपनी फतेह समझे कि देखा कैसे हमने इंडिया को झुकाया है। सोचे जहां उनके प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे थे हमारी क्रिकेट टीम से, जहां वो वर्ल्ड कप नहीं, अपना ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहे थे अपने हमारे मिनिस्टर से, वहां उनका फॉरेन मिनिस्टर उठ के आकर हमारे एक नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक के साथ हाथ मिला रहा है। जबरदस्त हो गया। जिस दिन हमने IMF ने लोन दिया था, उसी दिन इंडिया की खबरों में लगा हुआ था कि अमेजन जो है वो वहां पर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर रहा है। खैर हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा है कि बस जयशंकर साहब उठ के आए और उन्होंने हमारे स्पीकर साहब के साथ हाथ मिलाया। देखा, अव्वल तो यार बांग्लादेश वालों के लिए अफसोस हो रहा है मुझे, इतना इनकलाब ले आए वो वहाँ, और निकला क्या वहाँ से? खालिदा ज़िया का बेटा। या जुल्म है क्या है? और स्पीकर को क्यों भेजा था हमने, ये किसी ने पूछा था? वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, यहाँ से स्पीकर। और सर रीज़न है ना, कि रीज़न हमें खालिदा ज़िया के बेटे की पार्टी को सपोर्ट नहीं करना। We will support the other one, जमात इस्लामी, and we will prefer that. We don't want him in power. एक तो ये करप्ट है, ठीक है ना, खालिदा ज़िया का बेटा, जाहिर सी बात है करप्ट है। इसलिए चांसेस आर कि वो अपनी करप्शन के चक्कर में अगला हसीना वाजिद बन जाएगा। जाहिर है इंडिया से माल आता है, इंडिया से सब कुछ होता है। इसलिए बांग्लादेश पे मुझे अफसोस भी हो रहा है कि यार घूम फिर कर कहाँ रुके हो आप। बड़ा अफसोस है मुझे, हमें हमारे मुल्क में भी होता है कि हम भी घूम फिर कर कहीं रुके हैं। वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है कि सर वो जीत भी सकता है ये खालिदा ज़िया का बेटा, इसलिए स्पीकर साहब का भेजना गया बस सेफ ऑप्शन है। और उसका उठ के मिलना वो जो जयशंकर साहब का, तो चले एक तरफ तो इशारा आप कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान बात हो सकती है, एक इशारा हो सकता है। दूसरा ये भी जरूर हो सकता है कि बांग्लादेश के मामले पे नो फाइट। तीसरा ये भी हो सकता है कि ये दिखाना था कि इंडिया के देखो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, खालिदा ज़िया के बेटे, वहाँ से स्पीकर आया है, चांसेस तो इसी के चल रहे हैं ना कि खालिदा ज़िया के बेटे जीतेंगे। खैर, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक और अचीवमेंट, इसके अलावा एक और अचीवमेंट जिसमें हम मिडिल ईस्ट में मामले में घुसे, और सदा से घुसे। सऊदीया से डील किया हमने, हासिल क्या किया है हमने अभी बात। ये बातें ना करें सर कि पाकिस्तान की इज्जत हुई है, कैसी इज्जत हुई है? वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, EU की घंटी बजे जा रही है आपके ऊपर एक ह्यूमन राइट्स का लेकर। सऊदीया से डील में भी सर मॉनेटरी फ़ायदा क्या हुआ है? ये लिबियन नेशनल आर्मी से भी क्या हुआ है? उल्टा फंसे हैं आप वहाँ पर। क्यों नहीं है कोई मॉनेटरी फ़ायदा अभी तक? क्योंकि सबको पता है कि ये जो इस वक्त हमारे पास मुल्क चला रहे हैं, इनको अपनी कुर्सियाँ प्यारी हैं, मोहब्बत मुल्क से नहीं है। तो फिर वो ज़ाहिर है मुल्क को फ़ायदा क्यों देंगे? जो मुल्क चला रहे हैं, जिनकी कुर्सियाँ पसंद हैं जिनको,
उनकी तारीफें उनको तारीफें भी पसंद है, तो उनका बस नाम ले रहे हैं और काम बन जा रहा है। गाजा में घुसे हम, किस लिए घुसे थे हम, किसी ने पूछा है? मुसलमान होने की वजह से? क्या क्या काम था पाकिस्तान का वहां? हमने सबसे पहले ट्रंप प्लान को इंडोर्स किया था। क्यों किया था हमने सबसे पहले ट्रंप प्लान को? पहले सऊदीया को डराया गया जब कतर पे अटैक हुआ, तब तक उससे पहले तक पाकिस्तान यहां एंटर नहीं हुआ था इस सीन के अंदर। कतर पे अटैक होता है, सऊदीया की हमसे डिफेंस डील होती है, और फिर हम ही से सबसे पहले ट्वीट के जरिए एंडोर्समेंट ली जाती है ट्रंप के पूरे गाजा प्लान की, और ट्रंप ने अभी तक वो गाजा प्लान अनाउंस भी नहीं किया होता। तो ये क्या फॉर्मेट? ये फॉर्मेट नहीं था क्या सर? ये फॉर्मेट था ना, तो पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है अमेरिका के कहने पे ही किया होगा सब कुछ। अमेरिका ने इंडिया वाली एपिसोड में नैरेटिव के साथ दिया हमारे साथ, ह्यूमन राइट्स इशू को इग्नोर करता रहा वो हमारे मुल्क में, बट मुल्क को क्या मिला? तंबूरा। ये पूरा साल एक ही चीज पे अटका रहा सर, कि कैसे खान को रोकना है, कैसे खान को बाहर नहीं आने देना है, कैसे सियासत को दबाना है, और कैसे पाकिस्तान में सियासत को या सियासत का कॉन्सेप्ट ही चेंज करना है और मुल्क के डायनामिक्स को हिला देना है। 2018 में हल्के लेवल पे वोट के साथ खेला गया, 2024 में खुलेआम खेला गया, और अब कोई उम्मीद है 2026 से? सिर्फ मुल्क के हालात बदलने की उम्मीद तो मुझे अब भी नहीं है। हाँ, शक्लें बदलने की मुझे पता है हो जाएंगी, क्योंकि इनकलाब तो आ नहीं रहा है। जो भी हो रहा है सेटिंग से हो रहा है। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि टॉक सीरियस है। ये जो बीच में सियासी लोग हैं, इनको सही से अंदाज़ा नहीं कि हो क्या रहा है सर। मैं नहीं कह रहा कि मुझे बड़ा कोई अंदाज़ा है कि हो क्या रहा है, बट मैं ये जानता हूँ, ये जानता हो कि इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ है, और मैं उस पर फोकस करता हूँ। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उस पर फोकस नहीं करता। सी बैरिस्टर गौहर खान साहब मायूस हैं, होने दें। सलमान अकरम राजा साहब को पता नहीं, कुछ ना पता होगा। तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि आ जाएं सर, स्पीकर की ऑफिस बैठ जाते हैं। सर आपके साथ कौन बैठे? फिर वो कहते हैं कि सर, वो राना सना साहब कहते हैं कि कमेटी बना लें सर। बट जो असल बंदा है टॉक्स वाला, चकजई साहब, वो कहाँ है? जब तक वो आके ना कहें कि टॉक्स नहीं हो रहे, तो हम कैसे माने सर नहीं हो रहे? उन्होंने तो रजामंदी दिखाई थी टॉक्स की, उसके बाद गायब हो गए, और उन्हीं की जिम्मेदारी है फिर के। बिगड़ सकता है मामला, मैं अब भी जानता हूं, जाहिर है ऊंच नीच होती रहती है, और इसीलिए इसको बाज़ाब्ता भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि दे नो कि टॉक्स बिगड़ सकते हैं। बट इस वक्त सूरत हाल यही है कि हो तो रहे हैं सर, और सोहेल हाफिज़ी साहब का खौफ भी अपनी जगह मौजूद है। जिस तरह का डेमो दिया गया लाहौर में सोहेल हाफिज़ी साहब के साथ, इट वॉज इंटरेस्टिंग सर। लाहौर क्यों? मरीम नवाज शरीफ, ये उसके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ उसी वक्त चल रही थी। वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, सॉर्ट ऑफ आफरीदी साहब के साथ यही कॉन्सेप्ट हो गया है, और इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी हमारे साथ यही हुआ था, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। अगर हम जवाब ना देते ना सर उस वक्त, तो हम सदा के बेवकूफ़ कहलाते। जवाब दे के हमने एक प्रेसिडेंट सेट होने से रोका। ये तो हमने करना था इंडिया के साथ। खैर, अफरीदी साहब का डर मौजूद है, और लाहौर से हो के आना, कोई मामला ख़राब ना होना। उल्टा नून लीग वाले समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, वो ख़राब कर रहे हैं मामलात को और ज़्यादा। ये फिर पंजाबी पठान वाली बात छेड़ने पे आ गए हैं। ये गलत काम कर रहे हैं सर। ये काम और किसी को नुकसान दे ना दे, इस्टेब्लिशमेंट को अपनी नुकसान दे देगा बाकायदा। ये उज़मा बुखारी या शफ़ी जान पीटीआई की, ये थर्ड टियर के जो सियासतदान हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। वैसे भी तासुरात अच्छे नहीं पाए जा रहे आजकल लस्सानी बुनियादों पे। तो ये चीज़ आग देने के मुतरादिफ हो जाती है। तो आप इनको शटअप कॉल दे देनी चाहिए इन सबको। आएगी। पीटीआई एक जमात है, नून लीग एक जमात है, ना वो पख्तून है टोटली, ना वो पंजाबी हैं टोटली। चीज़ों को ऐसे नहज पे ले जाना सिर्फ नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क का होगा। और अब राना सना साहब को 8 फरवरी से खौफ भी लगना शुरू हो गया। कहते हैं नहीं, 8 फरवरी जो है वो थोड़ा इधर उधर करें तो टॉक्स हो सकते हैं। टॉक्स तो हो रहे हैं सर, 8 फरवरी को इधर उधर से करने से आपको क्या मसला है? क्यों है 8 फरवरी से खौफ? ऐसा क्या ही कर लेगी पीटीआई? पीटीआई तो कुछ भी नहीं कर पा रही ना सर, उसूलन अगर देखा जाए तो फिर 8 फरवरी का डर क्या है? वजह यही है कि नहीं पता। वजह बड़ी सिंपल है कि नहीं पता कि इस वक्त कौन बहती गंगा से हाथ धो ले। और आफरीदी साहब को ना प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। नॉट बिकॉज आफरीदी साहब को बहुत बड़े लेवल के सियासतदान है, नो 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 नो, बट दे नो that he will lead when it comes to lead the protest। गंडापुर साहब को मैनेज करना आसान था। मसाइल हजार हैं जिनकी वजह से खौफ है 8 फरवरी का या उसके बाद ट्रिगरिंग इवेंट्स का। बिकॉज 8 फरवरी इज
नॉट लाइक द एंड बट मोर लाइक ए स्टार्ट ऑफ द एंड। एक तो अंदरूनी मामले हजार हैं। बाकर सजाद साहब को कौन नहीं जानता, जिसने भी पाकिस्तान में सही वाली सहाफत की है, उसको चंद नाम पता है कि अगर ये कोई बात करे तो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। वो पर्सनल सोच की नहीं सर, पर्सनल सोच की अक्कासी करने वाले भी दो किस्म के होते हैं। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि कौन कौन क्या क्या है। पाकिस्तानी सहाफत भी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, गलत मैं किसी को नहीं समझता। इट्स द वेज टू डू थिंग्स या डूइंग थिंग्स। हाँ, किसी की नीयतों का प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर पर्सनल लेवल पे जाके मसाइल करते हैं, जैसे आजकल नजम सेठी साहब कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब को भी आप इसी लेवल में ला सकते हैं, जो पर्सनल नफरत में कहीं और निकल गए हैं। ऐसी नसरुल जावेद साहब भी कभी कभी आ जाते हैं। बहुत सारे हैं जिनके डायनामिक्स हिल गए खान साहब के जेल में जाने के बाद या खान साहब के दौर के बाद। जो खान साहब ने किया या खान साहब ने तो नहीं किया, उस दौर ने जो किया। नजम सेठी साहब ने तो जमहूरियत से तो हाथ ही धो लिया ना, वो तो कह रहे हैं हाँ जमहूरियत ही चली जाए। और वो भी उसका रीज़न है सर, वो कहीं और ही बात कर रहे हैं। पर वो तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग वो फिर हो ही जाए, ऐसा महसूस होता है कभी कभी। खैर, तो बाकर सजाद साहब कहते हैं कि कोई मेजर जनरल लेवल का अफसर है, उसका भाई नजफ हमीद बना हुआ है। अब नजफ हमीद आपको पता है ज़ाहिर फैज़ हमीद साहब के भाई थे, उनकी तरफ जोड़ा जा रहा है। वो जो दादागिरी करते फिरते थे और सपोर्ट उन्हीं की, फैज़ हमीद साहब की सपोर्ट पे। तो अब वो कह रहे हैं कोई साद ए का नाम है बंदा जिसने वो नजफ हमीद बना हुआ है तलागंग के इलाके में। अब आप कहेंगे कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक और एक्सपोजर हो जाएगा। नो सर जी, बाकर सजाद साहब कहने, अब समझे उनकी बात कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर फैज़ हमीद साहब को अकाउंटेबिलिटी समझें तो ये कैसी अकाउंटेबिलिटी है कि अब भी वही चीज़ हो रही है, मुल्ला का तंज। और फिर बाकर सजाद साहब आपको पता है कि वो ट्वीट तो फिर आप मर्जी से किया होगा, सोच लें हर की जो जैसा सोचे। इसी के साथ फिर ये जोड़ लें आप कि अंसार अब्बासी साहब, आज ही की खबर, अगेन इंटरेस्टिंग फिगर, ये कहते हैं कि पाए गए कि फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बनना नहीं बनेंगे। और कोट किया है उन्होंने वकील को, इस बार ना किसी और को, ज़ाहिर है अगली बार किसी और को कर देंगे। बट ये खबर क्यों दी है? पहले कहा था कि मिलिट्री ने कभी ये क्लेम नहीं किया, या DGISPR ने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि फैज़ हमीद साहब 9 मई में मुलविस थे या खान के साथ उनका कोई प्लानिंग थी या गठजोड़ था। अब कह रहे हैं कि वादा माफ गवाह भी नहीं बनेंगे। तो जब नहीं बनेंगे और कोई क्लेम भी नहीं है ऐसा, तो ये ढंडोरा पीट के ये जो गए थे वावडा साहब से लेकर अता तारड़ साहब, इवन राना सना साहब, बड़े बड़े सियासतदान, ये नैरेटिव जो चलाना शुरू हो गए थे कि एक सीनियर मिलिट्री अफसर को सज़ा इसलिए दी गई है कि उसको वादा माफ गवाह बना के फिर हमने एक सियासी लीडर को मिलिट्री ट्रायल करना है। ये जो नैरेटिव बना के गए थे, अब ये नैरेटिव सर कौन हवा निकाल रहा है इस नैरेटिव से, और मुश्किल भी कर रहा होगा सर ये नैरेटिव। और मुश्किल का अंदाज़ा आप इन खबरों से ले लें, कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग, बाकर सजाद का ट्वीट। अब अफसार, फिर अब आप इसको फिर ये भी जोड़ें ना, फिर अफसार आलम साहब को ये भी जोड़ दें कि CDF आर्मी चीफ की नत्थी ना करने वाली बात, वाइस चीफ की अपॉइंटमेंट होने वाली बात, फिर ये कहना कि DGISI कौन बन रहे हैं, नाम ले लेना उनका, वो भी पूरी प्लानिंग बताई कि कैसे होंगे वो। ये सारी कहानियां हवा में तो नहीं उड़ जाती ना सर, चलती रहती हैं जब तक सेटल ना हो। ऊपर से इंटरनेशनल हालात ने टाइट किया है सर। मैं बोलता रहा इंटरनेशनली हॉट वाटर्स होने जा रहे हैं हमारे लिए। मिडिल ईस्ट में सियासत में घुसना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। मिलिट्री वाइज ही घुस जाए भले सर, भले आपकी कितनी इंपॉर्टेंस हो, वो आपको आप अपने बराबर नहीं समझते हैं। और उस वक्त और वक्त आने पे वो ज़ाया भी कर देते हैं। अब साल की शुरुआत में पहला विजिट चाइना का लग रहा है, ज़रूरत भी है, क्योंकि अमेरिकन ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात ने अब काम बिगाड़ दिया है। जो भी हमने किया है ट्रांजैक्शनल ये माजी में चाइना के साथ काम बिगाड़ा है। अंदाज़ा लगाएं कि चाइनीज़, मैं बार बार कहता था कि अमेरिकन का मेन एम चाइनीज़ को स्लो करना है, ग्रोथ को। अब ये इल्ज़ाम कहीं और लगना शुरू हो गया है। अब अफसार आलम साहब UAE पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि UAE ने हमें नुकसान दिया है, हमारे यहाँ प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट किया है UAE ने। UAE ने यार, UAE चलो चौड़ा तो हुआ है UAE, लेकिन टेररिज्म होती रहे पाकिस्तान में, गवादर पोर्ट को कामयाब ना होने दिया UAE ने। अब गवादर पोर्ट को दुबई में UAE का हाथ आ गया है। तो इतने सालों से हमने इंडिया का हाथ बताया गया इन सारी चीज़ों में। अब ऐसा क्या हो गया कि UAE के खिलाफ नैरेटिव बनाना पड़ रहा है? एक तरफ UAE सपोर्टेड प्रॉक्सीज जो लिबिया में है, ये LNA वाली, उससे हम हथियारों की डील करके आते हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो TTP की सूरत में प्रॉक्सी पाल रहा है वो UAE पाल रहा है। ये BLA की सपोर्ट UAE कर रहा है। ये अब अभी तो हमने नाम रखा था सर फितनतुल हिंदुस्तान,
अब नाम बदलना पड़ जाएगा। क्या मजाक है सर, टू बी ऑनेस्ट। ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि यूएई वाज अगेंस्ट द गवादर पोर्ट फ्रॉम डे वन, बट जाहिर है उस वक्त खामोशी थी, उस वक्त कोई एक्सपोजे नहीं कर रहा था इसका, उस वक्त यूएई को इतना दुश्मन भी नहीं समझा जाता था। अब बोलना शुरू हो गए हैं क्योंकि यूएई अब मिडिल ईस्ट में सऊदीया को आंखें दिखा रहा है, और यूएई चौड़ा हुआ ही इसलिए है क्योंकि अब इसराइल के साथ वो डायरेक्ट हो गया है। अब ये फार्मूला समझे ना सर, पहले कतर को इसी तरह स्ट्रांग किया गया आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने, ताकि मिडिल ईस्ट में सऊदी इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा ढीला करे, थोड़ा सा ठंडा करे। हल्की फुल्की कामयाबी मिली भी, और अब यूएई वाला ये जो एपिसोड है यूएई वाला जो उभर रहा है, वही फार्मूला है। और सऊदीया को भी ये नज़र आ रहा है ना सर, तभी तो वो ईरान के करीब ही कर रहा है, और सऊदीया को ये नज़र आ रहा है तभी तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, और हम इस सूरत हाल में घुसे बैठे हैं मजबूर हुक्मरान लेके, तो हमारा हाल सर क्या होगा। इसलिए अशद ज़रूरत है कि हम इस साइकिल को तोड़ें, और नए साल में अगर इंटर होना है तो थोड़ा इज्जत से हो जाए, वरना नए साल में गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज वर्ल्ड डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।